और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे और इसी को लेकर हमारे सहयोगी बीके शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं और वो आपको बताएंगे बजट सफारी के जरिए कि क्या कुछ खास इस बजट में रहेगा और क्या कुछ लोगों को उम्मीदें हैं। तो जितने भी मेहमान हैं उनका यहाँ से स्वागत किया जा रहा है स्टैचू सर्कल पर। ये बजट सभा आप इधर बैठो, पॉलिटिकल पहने रहो, क्यों उतार रहे हो? आओ, स्वागत है प्रशांत जी। बिजनेस इंडस्ट्री ऊपर आ जाओ सर। तमाम जो राजनीति से जुड़े हुए हस्तियां हैं, आप देखेंगे सामने जो यहाँ पर तमाम अलग अलग जो सेक्टर के लोग हैं, उसके साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं। कृष्णा पूनिया आपने अभी देखी, यहाँ पर जो कांग्रेस की विधायक भी हैं और ये अलग अलग सेक्टर के लोग हैं। महिलाएं यहाँ जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर हमारे साथ हैं। तो तमाम राजनीति, उद्योग, व्यापार जिनका सीधा संपर्क होता है इससे बजट से, उन सबको यहाँ पर इस बजट सवारी के साथ जोड़ा गया है और ये एक अनूठा सफर शुरू होगा और देखा जाएगा कि किस तरह से ये बजट से उम्मीद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट की घोषणा वो कल करने वाले हैं, उससे क्योंकि चुनावी बजट है ये, इस ही साल में चुनाव होने हैं तो इसके उम्मीदें भी ज्यादा है। तो जिस तरह का ये खास तरह से, क्योंकि A1 न्यूज भी हमेशा से एक अनूठा प्रयास करता आया है, तो ये उसी तरह से एक उसका एक आप उदाहरण देखेंगे कि स्टैचू सर्कल पर राजधानी का ये जो शानदार जो जगह है, एक ऐतिहासिक जगह है, यहाँ से एक इतिहास रचा जा रहा है। आप देखेंगे कि जो इसका अब हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है इसको। जो बजट सफारी आपने देखा होगा कि अभी तक लोग डेजर्ट सफारी करते हैं, जंगल सफारी करते हैं, लेकिन बजट सफारी का ये अनुभव अब राजस्थान में पहली बार ये तमाम राजनीति से जुड़े लोग, उद्योग व्यापार से जुड़े हुए लोग, अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोग, ये सब A1 न्यूज की इस मुहिम का, इस पहल का आज ये सभी लोग गवाह बनेंगे। तो ये एक बेहतरीन एक प्रयास है A1 न्यूज का कि किस तरह से लोगों को इस बजट से जोड़ा जाए। और जो हमारे A1 न्यूज के डायरेक्टर हैं प्रदीप सरोलिया, प्रशांत सरोलिया, ये इसका आगाज कर रहे हैं। साथ ही हमारे जो चैनल हेड हैं JP शर्मा जी, उनके साथ साथ देवेंद्र पाठक हैं मार्केटिंग हेड, ये यहाँ डेस्क के जो इंचार्ज हैं रमाकांत जी, ये सभी लोग इस अनूठे सफर का आगाज कर रहे हैं। झंडी दिखाकर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इन्होंने इस सफर को रवाना किया है यहाँ से। और अब आगे जो कुछ समय हम इस सफर में साथी रहेंगे और चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि ये बजट किस तरह से होगा और राजस्थान के विकास को ये बजट नई दिशा देगा। तो ये अनूठा एक प्रयास है बजट की सफारी का। अभी तक जिस तरह से आपने जंगल सफारी देखी है, आपने डेजर्ट सफारी देखी है, लेकिन बजट सफारी का ये अनूठा प्रयास A1 न्यूज की ओर से किया जा रहा है। राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये प्रयास पहली बार किया जा रहा है। ये एक अनोखा अंदाज है, अनोखा अनुभव है जो यहाँ पर लिया जाएगा। अब हमारे साथ आप देखेंगे कि ये पहला इस तरह का प्रयास है और आज इस सफर के हमारे हम सफर बने हैं, साथी बने हैं, जिसमें राजनीति से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, दिग्गज हैं, साथ ही जो उद्योग और व्यापार के प्रतिनिधि हैं। तो ये पहला इस तरह का प्रयास है जो यहाँ पर किया जा रहा है और तमाम अलग अलग जो सेक्टर से जुड़े हुए लोग हम यहाँ इस सफर में हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि बजट प्रदेश और देश की दिशा तय करता है। सरकार की योजनाएं इस बजट के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं और इसके बाद में ये तय किया जाता है कि देश और प्रदेश के विकास किस दिशा में होगा, किस तरह से होगा। तो ये कल राजस्थान का ये बजट आने वाला है और ये बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, ढेर सारी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि ये बजट सबको राहत देगा, बचत की एक भावना पैदा करेगा, साथ ही इससे प्रदेश को आगे लेकर जाएगा। तो तमाम उम्मीदें हैं, ये उम्मीदें कल बजट में जाहिर होंगी। अब मैं हमारे जो साथी हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं,
वो आपको बताएंगे कि आज इस बजट के सफर में हमारे हम सफर कौन कौन बनेंगे। दिनेश, आप बताइए कि कौन कौन लोग हमारे साथ हैं। बिल्कुल, देखिए बीके हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पॉलिटिकल गेस्ट हमारे साथ हैं, बीजेपी से साथ हैं, कांग्रेस से हैं और बिजनेस से भी जो लोग उद्योग जगत से हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कृष्णा पूनिया जी हैं, क्रीड़ा परिषद की चेयरमैन है। कृष्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस जयपुर सफारी बजट सफारी में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देखते हैं, बजट आने वाला है, काउंटडाउन शुरू हो गया, कल 11 बजे। इंतजार है आम और खास सभी को बजट को लेकर कि किस तरह से इस बार का बजट खास रहेगा, चूंकि चुनावी बजट भी है। हर आदमी जानता है कि चुनावी साल में एक लोक लुभावन बजट आता है। इस बार कैसा बजट रहेगा? मैं यहाँ दिनेश जी कहना चाहूंगी कि पिछली बार का जो बजट था वो एक इतना शानदार बजट था और हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये बजट दिया गया था और उसको अमली जामा भी पहनाया गया है और उसी के हिसाब से प्रदेश की जनता को बहुत आशाएं राजस्थान के मुखिया माननीय अशोक गहलोत जी से हैं और जिस तरीके से जनता ने आशाएं लगाई हैं निश्चित तौर पर बहुत बेहतर। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये चुनावी बजट नहीं रहेगा। चुनावी बजट होता तो पिछला बजट ऐसा नहीं होता, उसको हमने अमली जामा पहनाया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जनता की जो आशाएं हैं उस पर खरा उतरने वाला बजट होगा। तो जनता की उम्मीदों और आशाओं पर खरा उतरने वाला बजट होगा। कांग्रेस से राम सिंह कसवा जी, पीसीसी मुख्यालय सचिव हैं, वो भी हमारे साथ हैं। राम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है इस बजट सफारी में आपका। बीजेपी से कालीचरण सराफ जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो हमारे साथ हैं। कांग्रेस से विधायक हैं प्रशांत बैरवा जी, वो भी हमारे साथ हैं। श्रीमाली जी हमारे साथ हैं बीजेपी से, निमिषा जी साथ में हैं। और बिजनेस इंडस्ट्री से जो गेस्ट हैं, परिचय एक बार बीके जी करवाएंगे आपसे। यहाँ जो शीर्ष राजस्थान के उद्योग और व्यापार के बड़े संगठन हैं उनके प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ में डॉक्टर मनोज मोरारका हैं जो मोदी जी के साथ में चाइना की यात्रा की है इन्होंने और ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। कई संगठनों में पदाधिकारी हैं। राकेश गुप्ता हैं, सीडॉस के वाइस चेयरमैन हैं और एक बहुत बड़ा आयोजन जो राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्री को आगे लेकर जाता है, स्टोन मार्ट का ये आयोजन करते हैं और इस बार भी बहुत ही सफल आयोजन इन्होंने किया है। हमारे साथ गजेंद्र लूनीवाल हैं जो यहाँ पर जो जयपुर होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और क्योंकि पर्यटन एक बड़ा सेक्टर है यहाँ और सरकार ने हाल ही में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है तो इनके प्रयास भी उसमें शामिल हैं। हमारे साथ गोदारा जी हैं जो इस बस के ऑनर हैं और टूरिज्म से आईटी से जुड़े हुए हैं, यंग एंटरप्रेन्योर हैं। ये हमारे सफर में हम सफर बनेंगे और इसके साथ ही ये राडा के प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ और इनके बाबूलाल गुप्ता जी हैं जो राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के भी अध्यक्ष हैं और साथ ही भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के चेयरमैन है, राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है। तो ये तमाम यहाँ पर बड़े प्रतिनिधि हैं उद्योग और व्यापार के। पहली बार ये प्रयास किया गया है कि एक ही मंच पर, एक ही साथ में, एक ही सफर में हमारे साथ राजनीति से जुड़े हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के प्रतिनिधि हैं, साथ ही उद्योग और व्यापार से जुड़े हुए प्रतिनिधि यहाँ मौजूद रहेंगे, साथ ही चर्चा करेंगे। आगे जैसे ही सफर आगे बढ़ेगा हमारी चर्चा भी आगे बढ़ती रहेगी क्योंकि ये वर्तमान में गहलोत सरकार के वर्तमान कार्यकाल का ये आखिरी बजट है और इसलिए इससे उम्मीदें ज्यादा है। इसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं तो तमाम इससे पहले मुख्यमंत्री ने यहाँ पर अलग अलग वर्ग से सुझाव लिए हैं, सलाह ली है किस तरह का बजट होना चाहिए। अब उनकी जो उम्मीदें हैं इस बजट में पूरी होती हैं या बाकी रहती हैं ये कल पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हमने ये प्रयास किया गया है कि एक मंच प्रदान किया जाए, जाना जाए कि ये वर्तमान परिस्थितियों में प्रदेश में किस तरह का बजट होना चाहिए। मेरे साथी दिनेश हमारे साथ हैं। दिनेश, आपने ये कवर किया है और कई मुद्दों पे आपने बातचीत की है, तो किस तरह की उम्मीद, आप किस तरह का माहौल है और बजट से को लेकर? देखिए, चुनावी वर्ष का बजट है और बजट से बहुत सारी उम्मीदें प्रदेश की जनता को है। बहुत सारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं, युवा एंटरप्रेन्योर साथ हैं, बिजनेसमैन साथ हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। तो इनसे ही जान लेते हैं किस तरह से, चूंकि अलग अलग वर्गों से A1 न्यूज ने मंच दिया है, सभी को, किसानों को भी दिया है, यूथ को भी दिया है, चूंकि यूथ के आधारित इस बार का बजट होगा और बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत युवाओं पर फोकस करते हुए ये बजट पेश करेंगे और इस बजट में बहुत सारी बातें जो इस बार युवाओं के लिए घोषणा हो सकती है। इसके अलावा महिलाओं और छात्रों पर भी फोकस किया जाएगा। पिछला बजट था कृषि पर आधारित था, कृषि का अलग से बजट पेश किया गया था, इस बार भी कृषि का अलग से बजट पेश किया जाएगा। सबसे पहला एक छोटा रिएक्शन कालीचरण सराफ जी, पूर्व मंत्री हैं, उनसे भी ले लेते हैं। कांग्रेस कह रही है आशावादी और उम्मीदों का बजट होगा इस बार का। देखिए, गहलोत साहब
मैं कहूं कि ये घोषणावीर हैं। ये हर बजट में घोषणाएं तो बहुत करते हैं, परंतु उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। जैसे उन्होंने अपने बजट में पहले जो 4 साल में बजट दिए, उन्होंने कहा कि युवकों को रोजगार दिया जाएगा। एक भी युवा की परीक्षा, जितनी 28 परीक्षाएं हुई, एक भी परीक्षा का परिणाम नहीं निकला और लाखों रोजगार ये युवक इधर से उधर मारे मारे फिर रहे, किसी को रोजगार नहीं मिला। इन्होंने कहा था कि हम 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे। एक भी महिला को 1 करोड़, पिछली बजट में घोषणा की थी 1,33,00,000 में से एक को भी नहीं मिला। इन्होंने कहा था कि जनता क्लिनिक बनाएंगे हम हर मोहल्ले में, आपकी तर्ज पर जैसे दिल्ली में बनाई है। अभी तक केवल 8 क्या कहते हैं उसको जनता क्लिनिक पूरे प्रदेश के अंदर बनी है। इसी प्रकार से इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगार नौजवानों के लिए दूध की डेयरियां अलाट करेंगे। मैंने प्रश्न पूछा था तो जयपुर ग्रेटर में, जयपुर शहर में एक भी डेयरी का अलाटमेंट ये सरकार नहीं कर पाई है। इन्होंने पहले बजट में कहा था कि हम जिलों की घोषणाएं करेंगे, संभाग की घोषणाएं करेंगे, अभी तक इस बार एक थीम दी है मुख्यमंत्री ने कि बचत, बढ़त और राहत पर आधारित बजट होगा। ये बजट लोक लुभावन बजट होगा और ऐसी घोषणाएं होगी कि जो साल भर में पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। ये घोषणाएं तो करते हैं पर उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, इस पर ध्यान नहीं देते। बात बताएं, विधायकों का जो विधायक फंड था एमएलए लेड का, उसको डबल किया गया, ये एक घोषणा इम्प्लीमेंट हुई नहीं हुई है? हाँ, ये हुई। इसमें भी आपने देखिए, इसमें एक राइडर लगा दिया। 5 करोड़ रुपया विधायक को मिलता है, पहले मिलता था 2.25 करोड़। फिर इसमें इन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपया केवल आपको स्वास्थ्य सेवाओं के लिए देना है। इसका मतलब क्या कि 3 करोड़ रुपए। इसके बाद जब विधायकों ने मांग की, विधायकों ने दबाव डाला, तो फिर इस राइडर को उन्होंने हटाया। तो ये स्थिति है। जी कह रहे हैं घोषणावीर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और लोक लुभावन बजट होगा। प्रशांत जी, क्या रिएक्शन है आपका इस पर? देखिए, 5 करोड़ हमको तो विधायक है, हमको तो सांसद बना दिया गहलोत साहब ने। हम जनता के लिए चुनते हैं, जनता के लिए काम कैसे करेंगे? आई थिंक महंगाई को देखते हुए 5 करोड़ रुपए कम लगते हैं। आप जाके देखिए। रही बात मेडिकल की, जैसे अभी कालीचरण साहब कह रहे थे कि जनता क्लिनिक नहीं खोली, मान लिया नहीं खुली, मगर कितनी पीएससी कन्वर्ट हुई? 1 मिनट रोकना चाहूंगा। तो देखिए, ये बजट सफारी का सफर यहाँ से शुरू हो गया है और मैं एक बार बाहर का व्यू आपको दिखाना चाहूंगा। स्टेच्यू सर्किल से हमारे साथ तमाम जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनके साथ इस बजट सफारी में पूरे जयपुर शहर का भ्रमण हम इनको करवाएंगे और बजट पर इनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। किस तरह से प्रदेश की जनता लगातार टकटकी लगाए बैठी है और इस बजट से क्या कुछ मिलने वाला है। काउंटडाउन बजट का शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट को अंतिम रूप दे दिया है। लगातार हमारे सहयोगी बीके शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीके, एक बार आपको बताएंगे किस तरह से बजट को लेकर? देखिए दिनेश, ये जो बजट सफारी हमने शुरू की है, ये एक अनूठा प्रयास है और ये एक केबिन है यहाँ पर नीचे, जहाँ पर ये राजनीति और उद्योग और व्यापार के लोग जुड़े हुए हैं। इसके ऊपर भी एक फ्लोर है जहाँ पर बहुत सारे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग जो विभिन्न बड़े संगठन हैं, उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं, तो उनको भी हम दिखाएंगे। और क्योंकि ये एक लग्जरी बस है, शानदार ये बस का यहाँ पर आगाज किया गया है, तो आपको यहाँ दिखाएंगे कि ये दूसरा बस का ये फ्लोर है और आप देखेंगे यहाँ खास इंतजाम किए गए हैं और ये आनंद लिया जा रहा है बजट सफारी का। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई बार अपने जीवन में जंगल सफारी की है, इन्होंने डेजर्ट सफारी की है, लेकिन बजट सफारी का आनंद ये आज पहली बार ले रहे हैं। तो ये आप देखेंगे कि इनका अनुभव किस तरह का है और हमारे इस सफर के ये हम सफर आज बनेंगे। सबसे पहले इनसे बात करेंगे, आप क्या करते हैं, आपका सेक्टर क्या है और इस बार जो बजट है क्या उम्मीद है उससे? सीए दिनेश कुमार नाटानी और प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे तो राजस्थान बजट से कुछ ज्यादा उम्मीद लग नहीं रही। पिछले 4 साल जिस तरह से निकल गए, उस आधार पे मुझे लग नहीं रहा। इनको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। बीएनआई के प्रेसिडेंट हैं और काफी इनोवेटर हैं। आप बात करेंगे गोयल साहब, क्या अक्षय किस तरह का बजट की उम्मीद और वर्तमान परिस्थितियों में होना चाहिए बजट? सबसे पहले तो जो हम लोग एमएसएमई के साथ सेक्टर में जुड़े हुए हैं, तो सबसे ज्यादा उम्मीद तो ये है कि एमएसएमई वालों के लिए जो भी स्कीम्स हैं उसमें टैक्सेशन है या रिबेट पॉलिसीज है वो आनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका चैनलाइजेशन
होना बहुत जरूरी है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि स्कीम्स क्या है। स्कीम्स तो बहुत सारी हैं, बट उसका चैनलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। छोटा छोटा संक्षेप में आप बताइए गिरधारी जी, आप सफर का आनंद ले रहे हो, सबसे आगे बैठे हुए हैं और जो व्यू यहाँ से नजर आ रहा है उस व्यू का सबसे ज्यादा आनंद भी आप ही ले रहे हैं। आप देखेंगे सामने विधानसभा नजर आ रही है। इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है कि बस में अपन बजट पे एक पर चर्चा कर रहे हैं। आने वाले बजट में हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना है, ऐसे ही व्यापारियों के लिए भी एक क्रेडिट कार्ड योजना होनी चाहिए, जिससे कि जो छोटे और मध्यम व्यापारी हैं उनको सहूलियत मिल सके। तो मध्यम व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को सहूलियत मिल सके। संक्षेप में छोटे छोटे पे अपन बात करें, जिससे कि ज्यादा लोगों से ज्यादा बार हम अलग अलग इशू पे आपसे बात कर पाए। सुरेश जी, आप इतने बड़े संगठन का नेतृत्व करते हैं, सरकार से सीधी वार्ता होती है, किस तरह के बजट की आप उम्मीद कर रहे हैं और कैसा लग रहा है ये जो बजट सफारी का अनुभव? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एवन टीवी को कि ये बहुत शानदार आपने आयोजन किया है और एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है और शायद लाइफ टाइम पहली दफा इस तरह का एक्सपीरियंस का आनंद आ रहा है। नंबर 2, बजट की बात है तो बजट ये चुनावी बजट है, चुनावी साल है इस बार राजस्थान का, तो उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार बजट सरकार चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट लाएगी, तो हर एक सेक्टर को कुछ न कुछ रियायत देते हुए मिलेगी। तो जिस वजह से एमएसएमई की जैसे बात कर रहे थे अक्षय जी और गिरधारी जी, डेफिनेटली एमएसएमई को काफी रियायत मिलेगी। एमएसएमई को राहत मिलेगी। सुनील बंसल हैं जो सोलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, बड़ा सेक्टर है, आप बताइए सुनील जी क्या उम्मीद है? सोलर राजस्थान के लिए एक जीवनदायिनी है, एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगर हमने इसके ऊपर सही मायने में काम नहीं किया तो शायद इतिहास हमें दोष देगा बहुत ज्यादा। अभी मुझे गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड, जो भी अभी तक की फंक्शनिंग है ना, उसमें उस लेवल का वर्किंग नजर नहीं आई। तो हमने 2 बड़ी बातें करी है सरकार के सामने। एक तो 30,000 करोड़ रुपए का बिजनेस आपके सामने पड़ा है, उसको उठा लो और उसको राजस्थान की एमएसएमई को एम्पावर कर दो। और दूसरा, इस चीज को करने के लिए हमें एक नई डेडिकेटेड मिनिस्ट्री चाहिए। हरियाणा में मिनिस्ट्री है, सोलर के लिए अलग से मिनिस्ट्री चाहिए, कई राज्यों में है। आप हमारे साथ सबसे आगे आप देखेंगे कि पीएचडी सीसीआई के जो यहाँ चेयरमैन हैं वो हैं और दिग्विजय डावरिया हैं। जिस तरह से पीएचडी सीसीआई का नेतृत्व करते हैं, उसी तरह से बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं पोलो के, और आज भी ये नेतृत्व कर रहे हैं, सबसे आगे बैठे हुए हैं और आगे आनंद ले रहे हैं। ये दिग्विजय जी, किस तरह का अनुभव रहा आपका, ये अब जिस तरह आप बजट सफारी का आनंद ले रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा एवन टीवी को कि एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए आप लोग, और हम सब जो इस चर्चा में शामिल हुए हैं, हम सब एक अच्छा फील कर रहे हैं बजट से पहले। और बजट भी मुझे आशा है कि सरकार की जो मंशा है कि सभी को कुछ देने की, जो पीछे इंडस्ट्री के लिए जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अभी तक डिक्लेयर की है, आने वाले टाइम में चूंकि रोजगार की काफी बात होती है, इस बार हमारी आशा है कि रोजगार इंसेंटिव स्कीम कोई ना कोई बड़ी आएगी और सभी को उससे राहत मिलेगी। और रोजगार की जो एक बड़ी समस्या है उससे सभी को और यूथ को सबसे बड़ा उससे लाभ होगा। तो रोजगार की जरूरत है युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और इस बजट में उम्मीद की जा रही है कि रोजगार पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। एक इस जो विशेष केबिन है वो यहाँ पर है। अब आपको मैं यहाँ मिलाता हूँ हमारे आज जो इस जो अनूठे सफर का और ये बजट का सफारी के हमारे हम सफर बने हैं। ये आप देखेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये इस बार ये बजट यूथ के लिए और महिलाओं को समर्पित रहेगा। तो हमारे जो महिला प्रतिनिधि आप देखेंगे यहाँ मौजूद है इस खास केबिन में, जो हमारे साथ इस खास सफर के लिए हम सफर बने हैं। आज इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनकी उम्मीदें क्या है बजट से। तो ये यहाँ इनसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं। 40 की ये जनरल सेक्रेटरी हैं ललिता कुच्चल। आप बताइए ललिता जी, आप सरकार से बातचीत करती हैं, कई मीटिंगों में जाती हैं, किस तरह के बजट की आप इस बार उम्मीद कर रहे हैं? थैंक यू बीके जी पहले तो, और उम्मीद तो हमारी हर बार रहती है और सजेशंस भी हमारे 40 की तरफ से कई बार जाते हैं, 40 विमेन विंग की तरफ से हमारे जाते हैं सरकार को। तो अभी ये जैसे लास्ट का बजट है तो हमारा यही है कि वैसे तो सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं आईएम शक्ति के तहत, जैसे उनके महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत अच्छा ठोस कदम उठाया गया, लेकिन ये जानकारियां पहुंच नहीं पाती। हम शुरू से बोलते हैं सिंगल विंडो का प्रावधान किया जाए जिससे कि सभी जानकारियां उसमें उपलब्ध हो। हम लोग को जगह जगह क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है, जो स्कीम सरकार निकालती है उनके बारे में तो लाभान्वित कैसे होंगे।
तो उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरा, अगर हमको एक्चुअली सशक्तिकरण की ओर जाना है तो महिला अपने जैसे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं ना, इंडस्ट्रियल एरियाज, वैसे शहर के पास कोई इंडस्ट्रियल एरिया स्पेशली वुमेन्स के लिए हो, जहाँ पे वुमेन्स के लिए स्पेशल इंडस्ट्रियल एरिया जोन हो या इंडस्ट्रियल एरियाज में कोई स्पेशल जोन हो। लेकिन अब पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो सफर है, ये पहली बार A1 न्यूज ने प्रयास किया है, ये एक्सपीरियंस ऐसे, ये अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे आपने कहा ना, एक ये तो होती है जयपुर सफारी करते हैं, आज हम बजट सफारी पे निकले हुए हैं। बहुत अच्छा इसका A1 का जो ये इन्होंने आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है। ये मजा आ गया, फील भी आ रहा है, लग रहा है कि हाँ कुछ बढ़िया है। बजट बताने में लग रहा है नहीं, हाँ सच में कुछ तो तरक्की की है हम लोगों ने। कहाँ एक स्टूडियो के अंदर बैठ के या किसी ऑफिस के अंदर बैठ के हम बोलते थे, आज पूरे जयपुर का भ्रमण करते हुए हम लोग बजट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। थैंक यू सो मच A1 टीवी। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो अंबेडकर सर्किल के पास हम आ गए हैं और इसके आसपास यहाँ कर भवन भी है और आगे विधानसभा है। तो ये पूरा सफर है और इस सफर में हमारे साथ में जो लोकतंत्र के स्तंभ होते हैं वो तमाम चीजें हमारे साथ हैं। यहाँ विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है, हाईकोर्ट भी यही है और साथ ही हमारे साथ इस सफर में नीलम मित्तल भी हैं। तो ये सफर और भी खूबसूरत हो जाता है। नीलम जी, सबसे पहले कैसा अनुभव आप हमारे साथ शेयर करेंगे? ये हमने पहली बार प्रयास किया है। हमेशा इनोवेशन जो होते हैं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरीके की बजट के बारे में कोई भी इमेजिनेशन कोई कर ही नहीं सकता। इट्स ए कांग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू इनोवेशंस की इस तरीके की जो सफारी बजट है वो मैंने फर्स्ट टाइम ये वर्ड भी सुना अभी ललिता कुचल से ही कि इन्होंने ये वर्ड यूज करा सफारी बजट। सो आई लाइक इट और आई एंजॉय इट विथ माई बेस्टीज, मतलब अच्छी कंपनी मेरे साथ है। सो आई लव्ड इट दिस बजट सफारी। और ये हमारे साथ हैं साक्षी हैं और ये हमेशा एक्टिव रहती हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जुड़ी हुई हैं। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो बजट सफारी है, क्योंकि आपने हो सकता है डेजर्ट सफारी की हो, जंगल सफारी की है, ये बजट सफारी कैसा लगा आपको? बजट सफारी अपने आप में काफी एक यूनिक कंसेप्ट लगा। नॉर्मली क्या है, जब भी हम एक बंद कमरे के अंदर ये डिस्कशन करते हैं तो नहीं इतना मजा आता, आपको लगता है कि बड़े सीरियस डिस्कशन। अभी हम एक व्यू का भी अच्छा से, जिसको कहते हैं ना कि एंजॉय कर रहे हैं और साथ में ये अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस है। तो ऐसे यूनिक एक्सपीरियंस जो है वो इनोवेटिव थॉट से ही आते हैं और आई थिंक आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट A1 टीवी फॉर दिस कि इतने यूनिक आइडियाज लेके जो हैं वो आए हैं और इस तरह से हम लोगों को एक तरह से जयपुर भ्रमण भी हो रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल। तो धन्यवाद आपका कि इस तरह का एक्सपीरियंस देने। ये अनुभव पहली बार किया है आपका? मैडम में नाम ज्योति पवार। ज्योति, आप बताइए कि कैसा ये एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं? ये एक्सपीरियंस सच में बहुत अलग है और फर्स्ट टाइम जो देखा जा रहा है कि इस तरह की कोई बजट सफारी एक्चुअली ये हो रही है। जब हम बंद कमरे में बैठकर हम कोई भी चीज डिस्कशन करते हैं या वो चीज होती है तो हमारी सोच भी वहीं तक शायद रह जाती है। तो A1 टीवी का ये वाला जो इनिशिएटिव है सच में बहुत सराहनीय है कि हम घूमते हुए अपने जयपुर को देखते हुए हम हमारे बजट को डिस्कस कर रहे हैं। बिकॉज हम देखते देखते हम ये भी देख रहे हैं कि कहाँ हमें तरक्की की जरूरत है, कहाँ हमने तरक्की की है। सो हम वो हर तरफ से देख के और वो चीज पे हम लोग फोकस कर पाएंगे। सो ये बहुत अच्छा है। तो ये अच्छा प्रयास है, सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं यहाँ से। और हम अब दूसरे जो सेक्शन में चलेंगे और बात करेंगे। यहाँ पर दूसरे जो मेरे साथी हैं वो पॉलिटिशियंस हैं, दूसरे और अलग अलग लोग हैं। तो आपने देखा कि यह सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये प्रयास किया गया है और पहली बार ये अनुभव यहाँ पर आने वाले जो तमाम मेहमान हैं हमारे साथ कर पा रहे हैं कि ये बजट सफारी का ये यहाँ पर आगाज किया गया। और हम पहुंचे हैं अभी विधानसभा के सामने। आप देखेंगे कि विधानसभा सामने है और यहीं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे और इस बजट से उम्मीदें बहुत ज्यादा है। विधानसभा भी पूरी तरह से सज चुकी है, तैयार हो चुकी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट को अपनी टीम के साथ में, जो टीम कई महीनों से तैयारी करती है, उन्होंने भी अलग अलग सेक्टर के लोगों से सुझाव लिए हैं बजट कैसा होना चाहिए, जिन तमाम जो प्रावधान है उन पर अलग अलग वर्ग की जरूरत क्या है वर्तमान परिस्थितियों में। तो उन सब सुझावों को लेकर ये बजट तैयार किया है। तो उनकी टीम कई महीनों से इस बजट को बनाने में जुटी हुई है। तो ये यहाँ पर हम आगाज हुआ है बजट का। तो इस कार्यक्रम का हमने A1 न्यूज की ओर से बजट सफारी यहाँ पर की जा रही है और ये अनूठा ये प्रयास
किया जा रहा है एवन न्यूज की ओर से। तो यहाँ तमाम लोग मेहमान हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे, जानेंगे और बात चर्चा हमारी जारी रहेगी। हमारे जो आप देखेंगे कि ये जो जगह है, ये यहाँ हम आकर, ये हमारा एक पड़ाव है। आप देखेंगे कि सामने विधानसभा है और इस विधानसभा में ये खास तरह से आप कल यहाँ पर बजट पेश होगा। हमारे साथी दिनेश कसाना हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पर हमारे साथ राजनीति से जुड़े हुए जो लोग आए हैं, मेहमान आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे बजट के ऊपर। दिनेश, देखिए, एवन न्यूज का जो बजट सफारी है वो विधानसभा पहुंच चुका है और ठीक सामने हमारे विधानसभा भवन है, जहां पर कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 11 बजे बजट पेश करेंगे और बजट को लेकर लगातार काउंटडाउन शुरू हो गया है। और इस सफारी में तमाम मेहमान हमारे साथ हैं और एक बार मैं बस का भी नजारा आपको दिखाना चाहूंगा, किस तरह से एक अनूठा प्रयोग और मंच देने का जनता को किस तरह से उम्मीदें हैं। और राजनीतिक दल हैं, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायिका के मेंबर हैं, वो तमाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर, क्या किस जनता लगातार उम्मीदें लगाकर बैठी है और इस बजट से क्या कुछ इस बजट में मिलने वाला है। तो इस बजट सफारी का सफर हमारे साथ विधानसभा पहुंच चुका है और विधानसभा से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो बजट है, बजट को लेकर लोगों की उम्मीदें हैं, जनप्रतिनिधियों की क्या उम्मीदें हैं। विधायिका के मेंबर्स हमारे साथ हैं, कृष्णा पूनिया हमारे साथ है, क्रीड़ा परिषद की चेयरमैन है, विधायक भी हैं, प्रशांत बैरवा विधायक हैं, कालीचरण जी भी विधायक हैं, राम सिंह कसवा पीसीसी के मेंबर, तमाम जनप्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं, विधानसभा से विधायिका के आप मेंबर हैं कृष्णा जी, बहुत उम्मीदें क्षेत्र को लेकर भी रहती हैं, आपको क्रीड़ा परिषद की भी जिम्मेदारी दी गई है, बजट से लेकर क्रीड़ा परिषद को किस तरह की उम्मीद देखते हैं आप? हाँ, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगी कि एथलीट के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है कोचिज की है। हमने कोचिज भर्ती के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील की है। और दूसरा मैं कहूँ कि संभाग स्तर पर जैसा जयपुर में हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया है, जोधपुर में हमारा बन रहा है, ठीक उसी तर्ज पर हर संभाग स्तर पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर होना चाहिए। अकादमियों के लिए हम कर रहे हैं और सबसे बड़ा हम चाह रहे हैं कि मिशन ओलंपिक मेडल स्कीम हम लेकर आना चाहते हैं कि हम टैलेंट के ऊपर काम करें और उनको एक टारगेट फिक्स करके उन एथलीट्स को हम तैयार करें और ओलंपिक तक हम मेडल लेने के लिए पहुंचे। तो हम उनको कैटेगरी वाइज हम लेना चाहते हैं। ये काफ़ी मुख्य रहेंगी, जिसमें अकादमियाँ भी हैं, स्कूल्स भी हैं, ये सारी चीज़ें। हमारे स्टेडियम है, सिंथेटिक ट्रैक है, जिला स्तर पर सिंथेटिक ट्रैक होना चाहिए। एथलेटिक एक ऐसा गेम है जिसमें हर कोई खेलना चाहता है, दौड़ना चाहता है, जंप करना चाहता है। तो ये एक ऐसा गेम है जिसमें हर जिले पे हमें स्टेडियम की भी मांग हमने रखी है। ग्रामीण ओलंपिक करवाया और अब शहरी ओलंपिक की तैयारी हो रही है। क्या इसी तरह की कबड्डी जो गांव में देखने को मिली, शहरों में भी देखने को मिलेगी? और इस बजट में कुछ खास जो है वो जनता के लिए, चूंकि आप भी यूथ हैं और यूथ के आधारित इस बार का बजट होगा, तो उसको लेकर क्या उम्मीद की है? देखिए, पिछली बार जब से बजट किसानों को लेकर, किसानों को समर्पित था, तो किसानों के लिए बहुत सारी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया और ठीक उसी तरीके से इस बार युवाओं को लेकर है। तो निश्चित तौर पर ये बजट युवाओं के लिए बहुत विशेष रहने वाला है। और खेल के लिए तो मैं उत्साहित हुई, क्योंकि हमने जैसे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की आपने जो तारीफ की है, राज्य स्तर में वो इस तरीके के खेल हुए, पूरे देश में ऐसे खेल कभी नहीं हुए थे। हर वर्ग को हमने जोड़ने का काम किया। अब हम अर्बन ओलंपिक और ग्रामीण ओलंपिक को फिर से करने जा रहे हैं। तो मुख्य मांगे यही रहेंगी, क्योंकि युवा हैं तो युवाओं की तरफ देखते हैं, चाहे रोजगार है और चाहे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो उनके ऊपर हमारा फोकस है। संदेश सीएम ने दिया है बचत, बढ़त और राहत, इसका क्या संदेश है? क्या माना जाए कि इस बार क्या बचत होगी, क्या राहत मिलेगी और कितनी बढ़त राजस्थान को इस बार मिलेगी? देखिए, केंद्र सरकार का जो बजट आया उसमें वहाँ पर भी एक जुमला ही फेंका गया कि 7 लाख तक की टैक्स की इन्होंने रियायत की बात की, जबकि बात वही है, गोलमाल की गई। अगर इस तरीके की मैं कहूँ तो ये बजट उनकी तरह गोलमाल करने वाला नहीं होगा। और इसका उदाहरण पिछला बजट आपको दिखा चुका है। और यही है कि अब हर कालीचरण जी कह रहे हैं कि घोषणा वीर है, केवल घोषणाएं होती है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। कालीचरण जी ने एक बात उठाई कि हमें 5 करोड़ दिए जा रहे हैं, चिकित्सा के लिए हमें मजबूर किया गया। मैं आपको दिनेश जी कहना चाहूंगी कि जब कोरोना काल आया था तो वो उस समय की बात थी, और कोरोना काल ऐसा था कि पूरे विश्व भर में एक चिंताजनक विषय बना हुआ था, इतनी मौतें हो रही थी। उस समय हमारी प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि जनमानस को कैसे बचाया जाए
और इनका कहना तो ये भी था कि अशोक गहलोत जी हैं रेवड़ियां बांटते हैं, वही रेवड़ियां आज जो यहाँ राजस्थान का जो हर व्यक्ति जो फ्री में मेडिसिन ले रहा है उनको रेवड़ियां नहीं है, वो उन लोगों की जीवनदायिनी बनी है। दूसरा मैं कहना चाहूंगी मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के अंतर्गत जैसे हम इलाज का जिन लोगों का इलाज हुआ है उनसे जाके पूछिए कि उन्हें कितनी राहत। समझ सकती हूँ एक मजदूर के पास किराया देने के लिए नहीं होगा, गाड़ी का किराया करके वो मरीज को हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन ये जो राहत दी है वो बहुत बड़ी राहत। देखिए बहुत बड़ी राहत है। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, क्रीड़ा परिषद की चेयरमैन है और अब बजट सफारी एवन न्यूज का सफर है विधानसभा के ठीक सामने पहुंच गया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस बार अनूठा प्रयोग किया गया है। पिछले बजट में भी सुझाव दिए गए थे। पीसीसी के पदाधिकारी हैं, मुख्यालय सचिव हैं राम सिंह कसवा जी, वो हमारे साथ हैं। राम सिंह जी, सुझाव आपकी ओर से दिए गए थे इस बार बजट में, पिछले बजट में भी दिए गए थे, कितने इम्प्लीमेंट हुए? इस बार के सुझावों को लेकर कैसी उम्मीद करते हैं? देखिए, जो कांग्रेस की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी जो बजट पेश करते हैं वो उनकी टाइम लिमिट तय होती है और वो टाइम लिमिट में उस काम को पूरा करते हैं। पिछली बार में हमने जितनी भी हमारे जो पीसीसी का जो सम्मेलन हुआ था उस अधिवेशन में जितनी डिमांड्स आई थी तमाम लोगों की डिमांड्स हमने इकट्ठी करके और माननीय मुख्यमंत्री जी को दी थी और वो तमाम जो मांगे थी, डिमांड थी, उनको सबको उन्होंने बजट में शामिल किया था और उन्होंने खुद ने चला के कहा था कि तमाम लोगों को बुलाया जाए, सबसे बात की जाए, सबसे राय की जाए और लोग क्या चाहते हैं वो सरकार का बजट होना चाहिए और उन्होंने उसी काम को उसी तरह अक्षर से पालना की। इस बार भी उन्होंने समय रहते ही पहले हमने कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया, बिरला ऑडिटोरियम में हमारा अधिवेशन हुआ, तमाम लोगों से राय की, सब लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। जो एमएलएज हैं वो तो हाउस में आके भी अपनी डिमांड रख सकते हैं, लेकिन जो कोई पीसीसी का मेंबर है या कोई और पार्टी का वर्कर है वो अपनी बात कहाँ रखे, उसके लिए हमने अधिवेशन बुलाया और उस अधिवेशन में हम तमाम लोगों ने अपनी बात रखी और उन तमाम बातों को हमने मुख्यमंत्री जी को दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो 100% सारी की सारी जो हमने डिमांड रखी हैं उनको वो पूरा करेंगे। दूसरी ये कहते हैं घोषणावीर की बात करते हैं, वो घोषणावीर नहीं है, वो जमीन पे काम करते हैं। इस राजस्थान में जो माइलस्टोन है कामों के वो तमाम काम अशोक गहलोत जी ने किए हैं। जो लॉन्ग टर्म के काम हैं वो सारे अशोक गहलोत जी ने किए हैं। आप देखोगे रिफाइनरी इन्होंने रोक के रख दी थी, 5 साल तक उस रिफाइनरी को पे एक ईंट नहीं लगने दी थी। इस राजस्थान की तस्वीर बदलने वाली एक योजना थी। मेट्रो की बात करो आप, मेट्रो राजस्थान में कौन लेके आया? एक बार रोकना चाहूंगा आपको, हमारे साथ अलग अलग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी बोल रहे हैं। हेलो, तो देखिए इस बजट सफारी के सफर में हमारे साथ अलग अलग इंडस्ट्री के लोग भी जुड़े हुए हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं हमारे साथ है। किस तरह से देखते हैं, क्या उम्मीद करते हैं बजट को लेकर? टूरिज्म में क्या कुछ उम्मीद है? मैं टूरिज्म तो हमारा ही सेकेंडरी फैक्टर है, मेन फैक्टर हमारा फिनटेक है, जिसमें हमारे साथ ग्राहक सेवा केंद्र लोग जो होते हैं वो लोग जुड़े हुए हैं और ये पूरे देश से जुड़े हुए हैं। ये वो माइक्रो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो रूरल एरिया के अंदर जिन लोगों को बैंकिंग और नॉन बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए मेरा इस बजट में मैं उम्मीद ये है कि भाई उनको वर्किंग कैपिटल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है और उनके पास कोई कोलेटरल या इस तरह का कुछ रखने को नहीं होता, तो उन लोगों के लिए जो है मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी कोई अलग टाइप की जैसे शहरी क्रेडिट योजना शुरू करी थी, इस तरह से उनके लिए भी कुछ योजना शुरू की जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो रोजगार केंद्र भी है, लोगों को डिजिटल कोरोना के बाद से रिवाइव भी किया है। अलग अलग इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो अपनी राय रख रहे हैं। बीजेपी से भी नेता हैं, उनसे भी हम रिएक्शन इस पर लेंगे, चूंकि कांग्रेस पार्टी और सरकार कह रही है कि 94% जो बजट घोषणाएं थी वो इम्प्लीमेंट कर दी है। मनोहर बिश्नोई हमारे साथी, वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोहर भी यहाँ पर जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे रिएक्शन लेंगे किस तरह से बजट को लेकर। यह कसाना और जिस तरह हमारा सफर ये अभी विधानसभा के पास पहुंच गया है और क्योंकि विधानसभा में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे प्रदेश का, और इस सफर में हमारे साथ साथ तमाम जो राजनीति से जुड़े हुए लोग, उद्योग और व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं। और अब बात करेंगे मनोहर बिश्नोई हमारे साथी हैं जो हमारे साथ मेहमान हैं, उनसे ये चर्चा जारी रखेंगे।
बिल्कुल बीके जी, अब देखिए जिस तरीके से अशोक गहलोत जी के बजट को लेकर के जो उम्मीदें बंधी हुई है सब लोगों को, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा में फिलहाल हम बात करेंगे होटल इंडस्ट्री से, क्योंकि होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पर्यटन को लेकर के यहाँ पर बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है, तो उससे को लेकर आपको क्या उम्मीद है सर? हमें काफी उम्मीद है कि अच्छा आना चाहिए बजट। आज हमारे जो होटल इंडस्ट्रीज को जो नुकसान हो रहा है, जो उसके लिए गवर्नमेंट कभी कुछ नहीं सोच पा रही है, गवर्नमेंट नहीं सोच पा रही है। जैसे कि हमारा लैंड यूज का काफी सालों से मसला अटका हुआ है। हम मुख्यमंत्री जी से मिल चुके, यूडीएस सेक्रेटरी से मिल चुके, यूडीएस मंत्री से भी मिल चुके, पर उसके बावजूद भी कोई सुन नहीं रहा। जबकि गवर्नमेंट को 2000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को मिलेंगे, उसके बावजूद भी ध्यान नहीं दे रहे। अब जैसे होटल इंडस्ट्रीज हमेशा गवर्नमेंट को कमा के देती है, जीडीपी वगैरह 22%। आज जब मुफलिसी से निकले, उसके बावजूद भी काफी टैक्स लगा रखा है। हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी होटल इंडस्ट्रीज की तरफ भी ध्यान दे। आज बिल्कुल होटल इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दे, लेकिन साथ में पॉलिटिकल रिएक्शन बहुत जरूरी है। हम कालीचरण सर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट को लेकर उम्मीदें बंधी है और जो एक आशाएं और जिस तरीके बोर्ड लगा करके जो प्रचार किया जा रहा है, क्या वैसा बजट आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये इस टेन्योर का लास्ट बजट है, इसलिए मुख्यमंत्री जी, जैसा मैंने पहले कहा, घोषणाएं करने में माहिर है, पर घोषणाएं इम्प्लीमेंट हो इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। जैसा मैंने कहा आपको, 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। किसको मिला? एक को भी नहीं मिला। इन्होंने कहा था कि हम 2 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। क्या हुआ? सब परीक्षाएं अटक गई, पेपर लीक हो गए, एक व्यक्ति को भी रोजगार नहीं मिला। इन्होंने कहा था कि हम डेयरिया 5000 डेयरी देंगे प्रदेश में, जयपुर शहर में एक डेयरी नहीं दी। तो इसलिए ये केवल घोषणाएं करेंगे और इस बार भी करेंगे। घोषणाएं करने में माहिर हैं, पर घोषणाएं इम्प्लीमेंट नहीं होगी। इसलिए सर टोकूंगा, क्योंकि आप हेल्थ मिनिस्टर रहे हुए हैं और हेल्थ के क्षेत्र में राजस्थान देश में सबसे सर्वोपरि है और उनकी स्कीम जो कह रहे हैं सोशल सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है। हेल्थ का जहाँ तक सवाल है, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना हमारे समय में चलती थी, उसका नाम केवल बदल दिया चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। कैंसर की जो महंगी दवाइयां थी उनको इन्होंने इससे सूची से हटा दिया। जो ये अपने किडनी की जो दवाइयां थी उनको हटा दिया। जितनी भी महंगी दवाइयां थी उनको हटा दिया। केवल सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए जो सेकंड ग्रेड की जो दवाइयां हैं उनको केवल लिस्ट में रखा है। और अभी अब मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि एक प्राइवेट अपने हॉस्पिटल में, यानी मैं लेता हूं, नैनोनिल नाम की एक दवाई है, तो उसके लिए वो RGHS में अलाउ नहीं है। हमने पूछा कि क्यों? कि ये महंगी दवाई है, इसलिए महंगी दवाइयां सब हटा दी। अब कैंसर का मरीज, उसको यदि इंजेक्शन चाहिएगा, उसको दवाई चाहिएगी, और वो यदि मिलेगी नहीं, और कोरोना काल में तो हद हो गई। जो हॉस्पिटल एम्पेनल्ड है चिरंजीवी योजना में, उन्होंने कोरोना काल में मना कर दिया कि हम इसको नहीं मानते। हमने अधिकारियों से बात की, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। निजी हॉस्पिटल्स ने लूट मचाई। जो सस्ती जमीनें लेकर के जिन्होंने हॉस्पिटल स्थापित किए हैं, उन्होंने कहीं कोई किसी भी प्रकार का सहयोग जनता के साथ नहीं किया। सर, आपका आरोप एक जगह है, लेकिन पूरे देश में एक चर्चा है कि भीलवाड़ा मॉडल, राजस्थान में कोरोना का जो एक स्ट्रक्चर था और जो किसी को भूखा नहीं सोने दिया, तमाम चीजों के दावे किए जा रहे हैं। तो आप एक तरफ आपके उनके दावे और एक तरफ आपके आरोप। देखिए, 80 करोड़ लोगों को और 5 किलो अनाज प्रतिदिन, ये किसकी योजना है? ये मोदी जी की योजना है। ये क्या नहीं भूखा सोने देंगे? इन्होंने तो जो हमारी अन्नपूर्णा योजना थी उसका नाम बदल दिया इंदिरा गांधी रसोई योजना। इससे वो योजना हो गई, क्या हो गई? आपके पास लौट के आएंगे वापस, लेकिन अब युवाओं की जहाँ तक बात की जा रही है, सबको एक ऑर्डर देकर के यूनिवर्सिटी की स्कूल में उस बजट को दिखाने के लिए एक ऑर्डर निकला सरकार की तरफ से। तो क्या मानते हैं आप युवाओं को लेकर, खास तौर से इस बजट से? सबसे पहले बात बताऊं मैं कि वो एक कहावत है हमारे जयपुर में चलती है कि निकल गई गणगौर बोलियो मोड़ आयो रे। इसका मतलब है कि अब तो जब 4 साल निकल गए, जब इन्होंने कुछ नहीं किया, और देश जो है, देश के अंदर राजस्थान जो है वो भ्रष्टाचार और अपराध के अंदर नंबर 1 हो गया है। यहाँ पर आए दिन 68 लाख युवाओं के साथ में इन्होंने गद्दारी करके, मुख्यमंत्री स्वयं और उनके कार्यालय के लोग इसके अंदर लिप्त हैं, और पेपर लीक कराए और उनके किसी की भी कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई, क्योंकि उनको बचाने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बजट है,
जो 4 साल तक इन्होंने जो घोषणाएं करी, पिछला बजट उठा के देख लीजिए, जो घोषणाएं इन्होंने करी वो कौन सी हुई है। अब 4 महीने की सरकार है, 4 महीने बाद में इनको पता है कि हम आने नहीं है। यहाँ पर जो गुडा जी ने कहा वो बिल्कुल सत्य होने वाला है कि आप जो फॉर्च्यूनर के अंदर जितने लोग बैठते हैं उतने ये एमएलए जीत के आएंगे। जितने बोल रहे हैं ना अभी ये सब हारने वाले एमएलए हैं, जो केवल और केवल फॉर्च्यूनर के अंदर 5 आदमी बैठते हैं, 5-7 आदमी जीत के आएंगे, बाकी इनकी सबकी जमानतें जब्त होगी। क्योंकि राजस्थान की जनता इनसे होती है। कोरोना काल के अंदर इन्होंने देखा है, कोरोना के अंदर राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से तांडव नृत्य किया इन्होंने किया, और तुष्टीकरण की नीति आप ही देखे कि एक जो अल्पसंख्यक वर्ग है वहां पर 6-6 महीने का राशन, और हमारा जो हिंदू समाज का व्यक्ति था उनके यहाँ रोटी खाने के लिए नहीं थी। जो इस प्रकार से तुष्टीकरण का नंगा नाच ये राजस्थान भर के अंदर कर रहे हैं, ये राजस्थान की जनता, राजस्थान का युवा इनको माफ नहीं करेगा। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बीजेपी वाले टाइम पास कर रहे हैं, उनके पास कोई खास मुद्दे नहीं है। देखिए ये बात बता देता हूँ आपको कि 4 महीने के अंदर ये अभी जो इन्होंने कहा बढ़त बचत और क्या राहत बता रहे थे, ये राहत केवल भारत सरकार की जो योजनाएं और वसुंधरा जी के समय की योजनाओं के अलावा एक भी योजना अपनी तरफ से इन्होंने लॉन्च करी हो तो मैं अभी आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। कोई योजना इनकी तरफ से किसी प्रकार की नहीं है। इन्होंने कहा था हम इतने सारे एमओयू बना रहे हैं, विदेशी कंपनियों को लेके आ रहे हैं, बाहर के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। आप ये बताइए, पूछे इनसे, कृष्णा जी बैठी हुई है, एमएलए साहब बैठी हैं और हमारे बैठे हैं, इनसे पूछे कौन सा एमओयू धरातल में लागू किया इन्होंने। कुछ जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। जनता, राजस्थान की जनता समझ चुकी है और आने वाले आपके पास आएंगे, लेकिन महिलाओं का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महिलाओं को लेकर जिस तरीके से जो घोषणा की जा रही है, जो रसोई गैस को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है 500 रुपए माफ करेंगे और इस बजट में और ज्यादा उम्मीदें बढ़ रही है। निमिषा जी, आपसे जानना चाहेंगे महिलाओं के उम्मीदों को लेकर इस बजट में आप क्या देखना चाह रही है और क्या उम्मीद? देखिए, राजस्थान की आधी आबादी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस राज में लगभग व्यभिचारी आज कांग्रेस की सत्ता हो चुकी है। ना महिला सुरक्षित, ना बच्चियां सुरक्षित, और अपहरण के मामले जब उठते हैं तब यहाँ पर बहुत शर्मिंदगी होती है कहते हुए कि 20-20 हजार में हमारी बच्चियां बिक रही हैं और सरकार कहती है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं यहाँ पर आपके सामने मनोहर जी लेकर आई हूँ ये जन घोषणा पत्र, जिसके 27 बिंदु हैं। 27 बिंदु से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक भी बैठे हैं और कांग्रेस की जनप्रतिनिधि भी हैं, और मैं पूछना चाहूंगी 27 में से कितने बिंदुओं पर कितना काम है। ये 5वां बजट लेकर आए हैं, लेकिन ये गिना दें 10% भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए ये लोग। ये 4 साल से सत्ता में क्या किया इन्होंने? न जल दे सके, न स्वास्थ्य की हमको सुविधा दे सके, न भोजन दे सके, न आवास, भ्रष्टाचार में डूब गया है। तो ये ऐसी कांग्रेस की सरकार है जो थोथे दिखावे वाली सरकार है। और सिर्फ ये एक प्रचार देखिए आप इस सरकार का, जो बजट का प्रचार कर रहे हैं ना, उस प्रचार के माध्यम से सोचते जनता के बीच में अपनी पैठ बनाएंगे। तो मैं ओपन चैनल से आपके माध्यम से कहती हूँ, ये जनता है, ये सब जानती है, ये एनालिसिस खुद करना चाहती है। आपने कहा क्या कहा और किया कहा। आपने पिछले बजट निमिषा जी, मैं आपको बीच में रोकूंगा क्योंकि एफआईआर की बात करिए। यहाँ पर कंपलसरी एफआईआर का जो एक प्रावधान किया गया, नियम बना दिए गए और रिसेप्शन बना दिए गए थानों में बकायदा। सरकार कह रही है कि इससे बड़ा सुधार क्या हो सकता है। हो सकता है सरकार की कुछ दिनों के लिए बदनामी हो, लेकिन ये फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी जो चीज है ये हो सकती है। क्योंकि महिलाओं की जो एफआईआर थी वो सुनी नहीं जाती थी, तो उसमें सुधार की बात की जा रही है। मनोहर जी, कैसा सुधार है? एफआईआर लिखने के नाम पर तो उसके परिवार वालों को धमकियां दी जाती है। आप देखिए, अलवर का मूक बधिर रेप कांड छुपा नहीं है किसी से। उस बच्ची को और उसके पूरे परिवार को जिस तरह से अस्पताल को छावनी बना करके कैद किया था, वो पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। आप हालत देखिए, न कोटा, न बारा, न अजमेर, न झालावाड़, न भिलवाड़ा, कहीं की बच्चियां सुरक्षित नहीं है और कहते हैं एफआईआर कंपलसरी हो गई है। आप बताइए, ओपन वेपन्स और गले रेत करके, गले काट करके सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है। ऐसी राजस्थान की प्रतिष्ठा कभी धूमिल नहीं हुई है जो आज हो रही है। ओपन अपराध करके सोशल मीडिया पे डालना, ये कभी राजस्थान का इतिहास ऐसा नहीं था। आपके पास आएंगे, आपने तमाम चीजें सुनी और आरोप प्रत्यारोप, कांग्रेस बीजेपी तमाम चीजें सुनी। आप क्या उम्मीद करते हैं कल बजट आने वाला अशोक गहलोत का, और इस सरकार का ये लास्ट बजट है, और इस बजट से क्या उम्मीद है? क्या ये चुनावी बजट होगा या फिर और कोई जन भावनाओं को जुड़ा हुआ मुद्दा भी शामिल? मनोहर जी, मैंने बीजेपी और कांग्रेस से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं हूँ बाबूलाल गुप्ता, राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का। इसमें अगर बात करें उद्योग और समझिए कि ट्रेड की, जहाँ तक ट्रेड का सवाल है, ट्रेड को अपेक्षाएं बहुत हैं पर ट्रेड की पूर्तियां भी बहुत हुई, ऐसा नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर की बात कर लें,
गत बार इन्होंने कहा था कि हम हर मंडी में डोम बनाएंगे, बनाए, सड़कें बनाई और इसी तरह से बहुत सारी जो सुविधाएं थी वो दी गई। ऐसा नहीं है कि नहीं किया वो काम। इसी के अलावा अगर हम बात करें, आप देखिए कि इंडस्ट्री की अलग अलग जगह जो क्लस्टर्स बने, उन क्लस्टर्स में जितनी सुविधाएं दी जानी चाहिए थी वो दी गई। परंतु फिर भी हम ये डिमांड कर रहे हैं कि जैसे कृषि विपणन है, इसमें हमने मांग की है कि जो कृषक कल्याण फीस है उसे समाप्त किया जाना चाहिए। और उसका कारण ये है कि आपने 5,000 करोड़ रुपया कृषक कल्याण में दे दिया है, तो अब एक छोटे 150 करोड़ रुपए इकट्ठे करने के लिए व्यापारियों को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार हमने कहा है कि मोटा अनाज पर बहुत बड़ा कार्य हो रहा है पूरे देश में, और उस देश को देखते हुए बाजरा है हमारा राजस्थान का, और उस राजस्थान के बाजरे को वैल्यू एडिशन करने के लिए हमें आवश्यक है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज और ऐसा बीज हमको चाहिए जो ज्यादा पैदावार दे सके बाजरे की, और उसके जैसे अभी तो खाली बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी और बाजरे का चूरमा यहीं तक सीमित है, पर अभी बिस्किट भी बनने लग गए हैं और बहुत सारे। अगर मैं एंटरप्रेन्योर की बात करूं तो स्वयं तो कई सारे प्रयोग इस पर कर रहे हैं, पर सरकार भी इस पर कुछ करे और उनको सब्सिडी दे, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर और जो छोटे लोग हैं वो इस पे आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार अगर इंडस्ट्री की बात करें तो जैसे आप अलग अलग जगह की अलग अलग तरह से इंडस्ट्री को डेवलप करने की आवश्यकता है। उसमें सभी चीजें एक साथ, जैसे बिजली है, अब बिजली की बात हो जाती है, लाइसेंस की बात हो जाती है, कभी पोल्यूशन की बात हो जाती है, तो सबको एक जगह करके और उसको एक व्यवस्था उसमें दी जानी चाहिए, ताकि एक इंडस्ट्रियलिस्ट इधर इधर नहीं घूमता रहे। उसको ये लगे कि मैं इंडस्ट्री मैंने लगाई है तो मेरी इंडस्ट्री मुकम्मल है। इसी प्रकार जैसे इन्होंने पहले थोड़ा सा एक इंडस्ट्री में दिया था, छूट दे दी थी। छूट ये दी थी कि भाई जो भी इंडस्ट्री लगाएगा उसको 40% की सब्सिडी दी जाएगी, परंतु कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये कर लिया कि उसमें बैंक का लोन माफ साफ करवा लिया है, और उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन था थोड़ा कर लिया। तो ये कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाना चाहिए था, जरूरी है, परंतु इसको रियायत दे करके उन इंडस्ट्रीज को सब्सिडी। देखिए A1 टीवी का बजट सफारी लगातार जारी है और अमर जवान ज्योति पर अभी बजट सफारी पहुंच चुकी है। महिलाएं हमारे साथ हैं, चूंकि इस बार बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि युवा, महिला और छात्रों पर आधारित बजट होगा। इंडस्ट्री से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, लेकिन महिला होने के नाते किस तरह के उम्मीद करते हैं बजट को लेकर आप? देखिए मैं अपने सेक्टर से बात करती हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट बिजनेस में हूँ और इवेंट कंपनी में चलाती हूँ, तो ये दोनों ही बिजनेस जो है ना, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड अगर मैं बात करूँ उसमें होते हैं। तो महिला आजकल हर एक क्षेत्र में है, तो आई फील कि हर एक क्षेत्र के ऊपर सरकार का उतना ही इक्वल फोकस होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी इक्वली जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसलिए मेरा वो रहेगा कि इन सेक्टर्स को भी ध्यान में रखें और इनके लिए भी कुछ ऐसी तरह से पिछली बार भी शायद महिला कोऑपरेटिव बैंक का गवर्नमेंट ने एक वो किया था, बजट में प्रावधान था, तो उसके ऊपर कितना हुआ, ऐसी इन्फॉर्मेशन कैसे आती है, हमें भी वर्किंग कैपिटल लोन्स की जरूरत होती है, तो इस तरह की चीजें कैसे आती हैं, वो उसके ऊपर कोई राइट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ना ही इस तरह से जब हम करते हैं तो ऑब्वियसली टैक्सेशन में भी रिबेट्स चाहिए होते हैं। तो इस सब चीजों का जो है मतलब ट्रांसपोर्ट व्यवसाय का पीछे हमारे कोरोना काल में 3 साल तक बहुत ही प्रभावित हुआ। हमारा आज से 20 साल पहले वसुंधरा जी ने हमारे शिखर रोड पर एक ट्रांसपोर्ट नगर की घोषणा विकसित करी थी, जो आज तक हम लोगों की वो पेंडिंग चली आ रही है, जिसमें 2 बार वसुंधरा जी ने आपका कार्यकाल पूरा कर लिया और दूसरी बार गहलोत साहब भी कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। सिर्फ 7-8 महीने बचे हैं, लेकिन हमारा मामला आज तक अटका हुआ है और 20 साल से हम लोगों के पैसे जमा है। जो शिखर रोड ट्रांसपोर्ट नगर की हमारी योजना आज तक कोई भी सुलझाने में कोई भी सरकार मदद नहीं कर रही है और हम लोग सारे परेशान हो रहे हैं। इसमें करीब हमारे 20,000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें कुल मिला के 1-1.5 लाख करेंगे, उस पर बात करेंगे। एक उड़ान योजना की सरकार, मुख्यमंत्री भी कई बार जिक्र करते हैं उड़ान योजना का, एक महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण। पीछे कोरोना काल के अंदर हमारी कोई भी सहायता नहीं करी गई, बिल्कुल भी कहीं भी। और जैसे काफी नाराजगी है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़े हुए हैं चानन मल जी। राकेश गुप्ता जी से बात करेंगे। बहुत बड़े सेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हैं, स्टोन का, क्योंकि राजस्थान में सबसे बड़ा ये सेक्टर है, राजस्व रोजगार देता है।
आप बताइए सर कि क्या ये बजट से आपकी उम्मीद सर हमारी एक्चुअली राजस्थान की जो रॉयल्टी पॉलिसी है ऑल ओवर इंडिया में सबसे बेस्ट पॉलिसी है, पर अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि राजस्थान में रॉयल्टी की जो 329 रुपए पर टन की रेट ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। जो मटेरियल हमारा 1500 रुपए टन का है उस पर भी 329 रुपए पर टन की रॉयल्टी है। जो 15,000 रुपए टन का मटेरियल है उस पर भी 329 रुपए पर टन की रॉयल्टी है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि जो मटेरियल हमारा 1500 रुपए टन का 1000 रुपए टन का है, जो सबसे सस्ता रॉ मटेरियल है, चीप रॉ मटेरियल है, उस पर रॉयल्टी की दर को कम किया जाए और जो महंगा है उस पर अलग अलग स्लैब बनाया जाए। पर गवर्नमेंट ने कहा एक ही स्लैब बना रखा है, उससे जो छोटा व्यापारी है, जो कुटीर उद्योग जैसा काम कर रहा है, उसकी बहुत बड़ी समस्या हम लोग फेस कर रहे हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि इस राजस्थान को स्टेट स्टोन जोन घोषित किया जाए, क्योंकि सारा के सारा जो इंडिया में रॉ मटेरियल है वो हमारे ब्यावर में और उदयपुर में, नाथद्वारा, इधर केकड़ी, इस सारे एरिया में ही है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, जैसे लोगों ने सरसों स्टेट, इस तरह की स्टेट घोषित कर रखी है, गवर्नमेंट को ये स्टोन स्टेट घोषित किया जाए, जिससे इस देश का विकास बहुत, इस राजस्थान का विकास बहुत हो सके। तो स्टोन स्टेट घोषित किया जाए। और ये जो जगह जहाँ पर हमारी ये बजट सफारी पहुंची है वो कृष्णा पूनिया जी की कर्मस्थली है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये SMS स्टेडियम है और इसके साथ ही जो, क्योंकि बजट आने वाला है तो इसके बिल्कुल अपोजिट में इधर वित्त भवन भी है कि जहां से जो वित्तीय व्यवस्थाएं की जाती है। SMS स्टेडियम इसके सामने है। और हमारे साथ एक और हैं जो काफी तैयारी करके बैठे हुए हैं, डॉक्टर मनोज मोरारकर है। इनके बाद में कृष्णा जी के पास आएंगे। मोरारकर, अब क्या तैयारी की है आपने? काफी कुछ लिखा हुआ है, किस तरह के बजट की उम्मीदें हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल A1 TV का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बस पे बजट को लेके आए हैं। बस एक जनप्रतिनिधि की एक प्रतिनिधि करती है और आपने सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को एक ही मंच पर, एक ही उसमें लेके आए हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आज मैं बताना चाहता हूं कि ये फूड सेफ डे है। मतलब आज से 9 साल पहले बीटी ब्रिंजल को बैन किया गया था इंडिया में, और अभी GM मस्टर्ड को अपनी GEAC ने अलाउड कर दिया है, जिसकी ट्रायल प्रोडक्शन इंडिया, मतलब राजस्थान में भी हो रहा है। तो सबसे पहले तो मेरी ये आशा है कि मुख्यमंत्री जी इस GM फसल को यहाँ पे अलाउड नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पूरा पर्यावरण और यहाँ की जो ये सरसों है वो लुप्त हो जाएगी। दूसरी मेरी है कि उन्होंने एक रिप्स 2019 और 2022 बहुत अच्छी लाई है, लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं, जो इसको अगर सुधार किया जाए तो यहाँ पे और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है। जैसे कि जो टर्नओवर सब्सिडी है उसके लिए उन्होंने मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ लगा दिया है, जबकि MSME के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना संभव नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उसके ऊपर, टर्नओवर सब्सिडी के ऊपर, आप जो निवेश की जो बाध्यता है उसको हटाया जाए। दूसरा नंबर सोलर में आज राजस्थान एक अग्रिम प्रदेश हो गया है, वो भी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी नीतियों के कारण हुआ। परंतु सबसे विडंबना की बात यह है कि पहले जिस सोलर यूनिट को हम लोग 12 महीने तक यूज कर सकते थे, अभी उसको आपको उसी मंथ में यूज करना पड़ता है। चूंकि एग्री इंडस्ट्रीज एक सीजनल इंडस्ट्रीज होती है, बहुत सी इंडस्ट्रीज, और राजस्थान का पर्यावरण भी इस प्रकार से है कि कभी बहुत गर्मी है और कभी बहुत ठंड है, तो बिजली एक समान से वहाँ पे नहीं बन पाती है। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि जो सोलर एनर्जी से बिजली की यूनिट बने उसकी वैधता 18 महीने तक की जाए। और तीसरे नंबर है कि अभी राजस्थान प्रदेश इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मस्टर्ड का मैन्युफैक्चरर हो गया है। मस्टर्ड सीड का 30 लाख टन से बढ़कर इस बार हम लोग 60 लाख टन का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। तो उसमें अब ज्यादातर यहाँ पे कृषि कल्याण और मंडी टैक्स के कारण आधी से ज्यादा सरसों दूसरे राज्यों में चली जाती है। इससे ना तो कृषि कल्याण और मंडी टैक्स आता है, बल्कि यहाँ की इंडस्ट्री को तकलीफ के साथ साथ यहाँ के GST का भी नुकसान होता है। तो मेरी गुजारिश है कि, और आशा है कि अशोक गहलोत साहब सरसों पे कृषि कल्याण और टैक्स ना लगाया जाए सरसों पे, और राजस्थान को सरसों प्रदेश घोषित किया जाए। तो इस बजट सफारी में हमारे साथ में बीके के अलावा हमारे सहयोगी दिनेश कसाना भी मौजूद है। अब उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिर दिनेश कसाना क्या कुछ बातचीत वहां पर मौजूद गेस्ट के साथ कर रहे हैं। उसकी वजह से भी पूरी दुनिया में मंदी की एक हवा सी आई है। तो मैं ये समझता हूँ हमारा देश काफी अच्छी पोजीशन में और विकास की तरफ बढ़ रहा है।
बजट की स्टेट का बजट कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेश करेंगे। उससे पहले पूर्व संध्या पर A1 न्यूज ने ये एक मंच सभी वर्गों को दिया है। पॉलिटिकल पर्सन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उद्योग जगत से भी जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहेंगे इस प्रयास को लेकर, क्या कहेंगे सबसे पहले? राजस्थान बड़ा लाइमलाइट में है इस समय रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। पूरा वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देख रहा है और राजस्थान नंबर 1 है पूरे कंट्री में। ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, हमें लीड करना चाहिए। पूरे कंट्री देखता है, बहुत सारी नए नए एनवायरमेंट इसमें प्रयोग हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हाइड्रोजन है, पंप स्टोरेज है। तो राजस्थान को लीड करना चाहिए और हमारे स्टेट के लोगों के लिए बेहतरी के लिए एक नया इकोनॉमिकल साइकिल क्रिएट करने की जरूरत है, जो मुझे उम्मीद है राजस्थान इस बजट के अंदर कुछ न कुछ ऐसा लेके आएगा और हम नई दिशा दे। और हम दिनेश को यहीं पर बीच में रोकेंगे और सीधे एक बार वापस से बीके के पास चलते हैं। बीके, आप बात करिए कुछ लोगों से जो आपके साथ गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ विमल जी हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे। और क्योंकि विमल जी को टेक्निकली जो बजट की प्रावधान है उनके बारे में भी काफी नॉलेज है। विमल जी, क्या माना जाए, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि ये बजट चुनावी बजट होगा और वर्तमान में क्योंकि सरकार जब चुनाव में जाती है तो बहुत सारी लोक लुभावनी घोषणाएं करती है, तो ऐसा क्या हो सकता है इस बजट में, आपको लगता है कुछ? देखिए, ये जो बजट आएगा, आपने जैसा कहा कि चुनावी लोक लुभावन बजट आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बजट को देखने से पहले हमें पिछले 4 बजट को देखना पड़ेगा कि उन्होंने 4 बजट में कौन सी घोषणाएं की हैं और उन घोषणाओं को कितना इम्प्लीमेंट इस सरकार ने किया है। निश्चित रूप से जब हम देखेंगे तो बहुत सारी योजनाएं उसमें इम्प्लीमेंट वो नहीं कर पाए हैं, क्योंकि चुनाव में जाना है और चुनाव में जाने के लिए उनको लोक लुभावन बजट देना ही होगा, इसलिए वो लोक लुभावन बजट देंगे। जैसे मेट्रो का 2nd फेज का उन्होंने पिछली बार घोषणा की थी कि हम मेट्रो का 2nd फेज का काम शुरू करेंगे, वो अभी तक नहीं हुआ। युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, क्योंकि युवा जब पढ़कर विश्वविद्यालय से जाता है तो उसको नौकरी चाहिए होती है, और यदि उसको नौकरी नहीं मिलती तो वो अपराध की दुनिया में चला जाता है। सरकार का काम होता है कि उसको बेरोजगारी भत्ता देवे। आज तक इस गवर्नमेंट ने किसी प्रकार का बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किसी भी बजट में नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूं, मैं उनसे मांग भी करता हूं कि ऐसे बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते की घोषणा करे। इसके साथ साथ मैं निगम में पार्षद हूं, जिस प्रकार से निगम की स्वायत्ता छीनी गई है, मैं उसके लिए भी गहलोत साहब से आग्रह करूंगा कि वो स्वायत्ता उनको दी जाए और निगम एक्ट की घोषणा भी इस बजट में की जाए, ताकि जो जितने भी राजस्थान में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायतों के पार्षदगण है, वो सीधे से सीधे जनता से जुड़े हुए होते हैं, उनको विकास का बजट भी उनको दिया जाना चाहिए। छोटी सी टिप्पणी सराफ साहब से जानना चाहूँ कि हम भारत जोड़ो सेतु से गुजर रहे हैं, कि सरकार ने पूरा करवाया और काफी लंबे समय से मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि भारत जो जोड़ो सेतु है, लाइट ऑन हो चुकी है उसकी, और ये सरकार ने क्योंकि काफी 5-7 साल से कई बार इसका जो टाइम था वो एक्सपर्ट इसको बार बार बढ़ाया गया। देखिए, ये तो हमारे सरकार के समय चालू हुआ था, पर पत्थर इनका लगना था इसलिए। और फिर भारत जोड़ो यात्रा, मतलब भारत जोड़ो सेतु, यानी बड़ी हंसी आती है। अरे भारत तोड़ा किसने? 370 धारा लगा करके हिंदुस्तान में भारत को डिवाइड किया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अरे भारत जोड़ने का काम तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, बिना किसी भेदभाव के। सबका विकास, सबका प्रयास, सबका क्या कहते हैं। चलो अब कृष्णा जी के पास आएंगे, काफी देर से इंतजार करिए। कृष्णा जी, आप बताइए, आपने कई सारी तैयारियां की हुई है बजट को लेकर। देखिए, मैं पहले कालीचरण जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ। इन्होंने चिकित्सा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर सवाल किए। मेरे पास आंकड़े हैं, भाजपा के समय में मेडिकल कॉलेज सिर्फ 1 खुला था और हमारे टाइम में 6 मेडिकल कॉलेज खुले हैं। नर्सिंग कॉलेज भाजपा के टाइम में 2 खुले थे, हमने 25 खोले हैं। MBBS की 150 सीटें थी, हमने 1380 सीटें की है। PG की सीटें 50 थी, हमने 558 की है। साथ में मैं बताना चाहूंगी, जो कि नवीन सब सेंटर 7 बीजेपी ने खोले थे, हमने 500 खोले। सब सेंटर 7 खोले थे, 500 खुले हैं हमारे राज्य में। ध्यान से सुन ले, कान खोलकर सुन ले। और PSC से सब सेंटर को PSC में करमोनित इन्होंने 7 किए थे और हमने 363 किए हैं। PSC से CSC करमोनित इन्होंने 23 की थी और हमने 206 किए। और इसी तरीके से उप जिला अस्पताल इन्होंने बनाया था अंडा 0, और जैसे बच्चा कहते हैं ना अंडा, उसी तरीके से, और हमने किए 41।
और जिला अस्पताल इन्होंने फिर अंडा किया और हमने दिए 21। सैटेलाइट हॉस्पिटल हमने इन्होंने 1 दिया और हमने 8। तो ये जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि झूठ जो होती है बिना सर पैर की होती है, उसे कितना ही बोला जा सकता है और बीजेपी के नेताओं के द्वारा वही किया जा रहा है। और पिछले बजट को हमने 95% धरातल पे उतारा है, इम्प्लीमेंट किया है। और आने वाला बजट मैं प्रदेश की जनता को कहना चाहती हूँ, निश्चित रहिए ये बजट आपका अपनी राय के अनुसार बजट आ रहा है, आपका अपना बजट आ रहा है और इसे हम धरातल पर उतारेंगे आपके आशीर्वाद से। एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं पवन गोधारा जी से, इनसे जान और बात कर लेते हैं। आईटी सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं। एक जिस तरह से हमने आपके साथ में ये प्रयास किया है, कैसा अनुभव रहा ये जो आज बजट सफारी का हमने आपके इस बस में किया है? नहीं, बहुत अच्छा लगा कि मीडिया इंडस्ट्री ने भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रही है। मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया ही था कि जयपुर के जो लोग हैं, जो बाहर से जयपुर को देखने आते हैं, उनको जयपुर एक दिखे, वो भी एक लग्जरी स्टाइल में दिखे। तो आपने भी एक आज इनोवेशन किया है और बजट पे एक ही मंच पे आप मतलब आपने अलग अलग न केवल आप दोनों दलों को और साथ में जो हमारे बिजनेस इंडस्ट्री है उसको भी आपने इकट्ठा किया। ये बहुत अच्छा लगा हमें। और इसके ऊपर एक तरह से एक नेटवर्किंग मंच भी मिला जिसमें हमने एक दूसरे को जाना, हमें मतलब काफी अच्छा लगा। तो ये एक अनूठा प्रयास है जिसका यहाँ सभी लोग आनंद ले रहे हैं और बजट आने वाला है और उससे पूर्व संध्या पे ये जो एवन न्यूज की ओर से कार्यक्रम किया जा रहा है, इस पर अब और बात करेंगे। कालीचरण सराफ, पूर्व मंत्री बीजेपी सरकार के, वर्तमान में विधायक, जो कहना चाहेंगे। हमारे मोहतरमा कृष्णा पूनिया जी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज हमने खोले। मैं पूछना चाहता हूँ, 60 साल आपका राज था तो 7 मेडिकल कॉलेज राजस्थान में थे। ये तो नरेंद्र मोदी जी की कृपा है। 60% पैसा केंद्रीय सरकार देती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है और आज हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और आज जो मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, ये मोदी जी की देन है। मैं तो इनको यही पूछना चाहता हूँ, इन्होंने 2 बड़े वादे किए थे। राहुल गांधी जी आए थे चुनाव के समय, हम किसानों का कर्जा पूरा माफ कर देंगे। क्या हुआ? 51 लाख किसान है राजस्थान में। अब ये कहते हैं कि सहकारी बैंकों का तो हमने माफ कर दिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों का सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो हमको पूछ के इन्होंने घोषणा की थी क्या है? इसी प्रकार से इन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे 3500 रुपया नौजवानों को। कितने बेरोजगारों को भत्ता दे रहे हैं? 38 लाख बेरोजगार है राजस्थान में, एक बेरोजगार नौजवान को इन्होंने भत्ता नहीं दिया। तो नौजवानों को भत्ता नहीं दिया। अब हम देखेंगे कि ये उतरे हैं अभी जो सेतु बनाया गया है, जिसको भारत जोड़ो सेतु का नाम दिया गया है। इवनिंग शाम के टाइम यहाँ पे लाइट ऑन हो चुकी है और दिनेश कसाना मेरे साथी हैं, ये अब इस चर्चा को जारी रखेंगे। तो बिल्कुल एवन न्यूज का बजट सफारी सफर जारी है और सिविल लाइन में पहुंच गया है। लगातार कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कालीचरण सराफ जी से एक बार पूछेंगे। कालीचरण जी, सोशल सिक्योरिटी की थीम रखी गई है, सोशल सिक्योरिटी की थीम रखी गई है, इस थीम पर देखिए, मैंने कहा ना कि ये लोक लुभावन बजट आएगा। 5वां बजट है, इम्प्लीमेंट तो करना नहीं क्योंकि 6 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। कांग्रेस कह रही है केंद्र का बजट आया, केंद्र के बजट से क्या कुछ मिला राजस्थान को? देखिए, मैंने बताया ना कि 6,998 करोड़ रुपया ज्यादा मिलेगा इस बार राजस्थान को। तो देखिए, कालीचरण जी कह रहे हैं, इसी पर रिएक्शन ले लेते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ। कृष्णा जी क्या? मैं कहना चाहती हूँ कि बीजेपी ने अभी जो मतलब केंद्र का जो हमारा बजट आया है, कस्टम ड्यूटी 21% से 13% इन्होंने घटाई है, जिससे सीधे तौर पर जो चाइनीज माल इस देश में आएगा 9%, उसमें हमारी कस्टम ड्यूटी कम होगी तो ज्यादा वो चाइनीज माल आएगा। एक तरफ से तो ये कहते हैं कि सब देसी, तो ये क्या करना चाहते हैं इन्हें खुद ही नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये इस तरीके के इनके विरोधाभास है, इन्हें खुद समझाओ कि क्या कर रहे हो। एक तरफ से तो आप स्वदेशी कर रहे हो, युवा जो हमारे उद्यमी उठना चाह रहे हैं उसे मारने की कोशिश आपके द्वारा की जा रही है। और इनसे मैं कहना चाहते हूँ, 750 किसानों के हथियारे हो आप, 750 किसानों के क्या कहना चाह रहे हो? 750 किसानों के आप हथियारे हो। राम सिंह जी क्या कह रहे हैं? ऐसा है, जो एक कर्जे की बात कर रहे हैं कालीचरण सराफ जी, ये इनको झूठ बोलने के सिवाय कोई बात करते नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 14,000 करोड़ रुपया पहले महीने में माफ कर दिए थे। बाकी का जो कर्जा है वो राष्ट्रीयकृत बैंकों का है और राष्ट्रीयकृत
बैंकों का कर्जा होता है उसका सेटलमेंट होता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 5 बार केंद्र सरकार को चिट्ठियां लिख दी, टेलीफोन कर दिए, बात कर ली। आप वन टाइम सेटलमेंट करिए, आप वन टाइम सेटलमेंट करेंगे तो हम पैसे जमा कराएंगे किसानों के। हम एक एक पैसा किसानों का जमा कराना चाहते हैं, लेकिन इन केंद्र सरकार की या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नीयत खराब है। यहाँ ERCP इन लोगों ने DPR बनाई थी, 13 जिलों के पीने के पानी की सिंचाई की योजना थी, उसको लेके यहाँ के 25 MP हैं, यहाँ का मंत्री है और उसके बारे में झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। सिंह जी, सोशल सिक्योरिटी की बात मुख्यमंत्री जी करते हैं, क्या ये थीम ये बजट में दिखाई देगी सोशल सिक्योरिटी की? निश्चित रूप से दिखाई देगी और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बजट होगा उसमें हर गरीब हर कमजोर आदमी के लिए कोई न कोई व्यवस्था होगी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान का हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, वो चाहे फाइनेंस हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो। उसको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि उसका घर परिवार का कोई आदमी बीमार है तो वो पैसे कहाँ से लाएगा, उसके बच्चे पढ़ेंगे कैसे और उनके रहने खाने की व्यवस्था कैसे होगी। हर चीज की व्यवस्था की जा रही है। और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल जो खोले गए हैं, राजस्थान के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ेंगे और उस इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ने के बाद जो दुनिया का जो दौड़ है उस दौड़ में राजस्थान के बच्चे सबसे आगे रहेंगे। किसान कर्ज माफी को बीजेपी बार बार मुद्दा बनाती है। ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं विधायक प्रशांत बहरवा। प्रशांत जी, आप कहते हैं कर्ज माफी हुई है किसानों की, बीजेपी कहती है कर्ज माफी नहीं हुई, क्या है सच्चाई? और हमने वादा किया था राजस्थान के अंदर तो जितने भी कोऑपरेटिव लोन थे, किसान के कोऑपरेटिव लोन थे, वो सारे हमने माफ किए। केंद्र के बजट को चाहिए था, जैसे मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ रुपए माफ किए थे, वो जैसे 72,000 करोड़ रुपए थे, इसमें भी कम से कम 50% ही कम से कम माफ कर देते, वो कुछ नहीं है। ये सभी बड़ा मुद्दा था, उसमें कुछ नहीं किया इन्होंने। किसान के लिए हमने स्पेशल बजट पेश किया। आप जाके गाँव में जाके पूछो, बिल 0 आ रहा है, 0। कभी बीजेपी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि किसानों के लिए 0। हमने दिन में बिजली उपलब्ध कराई है किसानों को, उससे मौतें कम हुई है, वरना पहले बिजली से चिपक के लोग जाते थे, फिर बिजली डिपार्टमेंट को इनको देना पड़ता था मुआवजा। ऐसे तमाम हमने कई सारी चीजें, दूधों में हमने दूध के अंदर सब्सिडी दी है, जो आम आदमी किसान है जो दूध निकालता है उसमें दी है। सर, बजट में बहुत सारी घोषणाएं सरकार की ओर से की गई थी। किसान जी, आप कहते हैं 94% घोषणाएं इम्प्लीमेंट वित्त विभाग की ओर से स्वीकृति जारी कर दी है, बीजेपी कह रही है कि केवल घोषणाएं हुई है। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अभी भी आप देखिएगा, अभी जो आने वाला बजट है, अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, चाहे कॉलेज एजुकेशन का मामला हो, चाहे मेडिकल का मामला हो, आप कंपेयर करके देख लीजिएगा। मैं बोलना, अरे सब देखा हुआ है, हमारी चिंता मत करो, इनको पूछो। बीजेपी वाले हैं इतने बेकार दिखा रहे हैं, सारे चुनाव आ रहे हैं। देखिए, सरकार और मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि राजस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल स्टेट बन रहा है। पूर्व चिकित्सा मंत्री भी है वो कालीचरण सराफ, उनसे कालीचरण जी, मॉडल स्टेट है राजस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिरंजीवी योजना को लेकर। देखिए कि वो क्या कहते हैं कि मन के लड्डू फीके, वो है ना वो एक कहावत, तो थोड़े क्यों, तो ये तो गहलोत साहब खुद ही अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। अब ये किसानों के कर्जे के लिए कह रहे थे, हमने केवल सहकारी बैंकों का कर्जा माफ करने के लिए कहा था, घोषणा पत्र ये देना भैया, ये छुपा लिया कृष्णा पुनिया जी ने, छुपा लिया इसमें स्पष्ट कहा है राहुल गांधी जी ने कि राजस्थान के समस्त किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। बड़ी आबादी युवाओं की है। योजनाओं में चिरंजीवी योजना जो है वो आयुष्मान योजना जो केंद्र सरकार की है उसी को बदलकर चिरंजीवी योजना की गई है। और चिरंजीवी योजना में भी जो प्राइवेट कॉलेज, राजीव गांधी विद्युतीकरण रोको, क्या बदल के उन्होंने क्या किया? प्राइवेट हॉस्पिटल प्लॉट हमने खरीदा, नेम प्लेट योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ये थोथी घोषणाएं है और इन थोथी घोषणाओं में वाहवाही लूटना चाहते हैं। एक भी अस्पताल में चिरंजीवी योजना के तहत लोगों को राहत नहीं मिल रही है। जितेंद्र श्रीमाली बीजेपी के नेता, वो भी हमारे साथ है। चूंकि एक ओपीएस की बड़ी घोषणा सरकार की ओर से पिछले बजट में की गई थी और उसके बाद दूसरे कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया गया है। जितेंद्र श्रीमाली जी है। जितेंद्र जी, केंद्र में भी मांग की जा रही है कि ओपीएस बहाल की जाए, मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं। पेंशन वाली बात भी है, वो भी इनको पता है कि केवल घोषणा करनी है, उसको इम्प्लीमेंट तो करना नहीं है, क्योंकि आने वाली जो सरकार है वो भुगतेगी। 4 महीने की सरकार, मैं कहना चाहता हूँ वास्तव में जो इतने कांग्रेस के नेता बैठे हैं, वास्तव में अगर ये जनता के हित में जरा भी ध्यान मन में इनके प्रेम है तो ये घोषणा करवाए अशोक गहलोत से कि हम वेट को कम करेंगे। राजस्थान के वेट को ये कम कर नहीं रहे, यहाँ आकर के ऊंचे बोल रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये
ये इनका घोषणा पत्र हमने दिया, इन्होंने राहुल गांधी ने घोषणा करी थी, उंगलियां गिना के घोषणा करी थी उस आदमी ने कि 10 दिन में हम कर्जा माफ करेंगे। अरे झूठ बोल रहे हैं राजस्थान की जनता, इनको गांव में घुसने नहीं देगी, जूते मारने के लिए तैयार बैठी है राजस्थान की जनता। थोथा चना बाजे घना, जो थोता है ना वो बहुत बज रहा है। कह रहे बजट है, राहत है, ना कुछ है, सिर्फ थोता है। कर्जे में डूबा हर राजस्थान वासी है। 86,000 से ज्यादा हर राजस्थानी पे कर्जा है। बताइए सरकार क्या करेगी? बजट सफारी का A1 का सफर जारी है। LIC ऑफिस के सामने पहुंच गया है और कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार इस बात को मुद्दा बना रहे हैं कि LIC को लेकर बजट में। बिल्कुल, तो बजट सफारी A1 न्यूज की पहुंच चुकी है LIC ऑफिस के पास। और दिनेश, हम आपको यहां पर रोकना चाहेंगे एक बार, और हम एक बार चलते, हमारे वरिष्ठ सहयोगी बीके शर्मा भी लगातार इसी बजट सफारी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीके का रुख करते। बीके, आप भी बात करिए उन लोगों से जो आपके साथ मौजूद है कि उनकी क्या कुछ उम्मीदें इस बजट से है। क्या हुआ, 300 से ज्यादा सीटें आई, और इस बार ये गलत बयानी के आधार पर, बिना तथ्यों के आधार पर, और मोदी जी पे जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, ये कीचड़ इन्हीं पे उछलेगा। जितना कीचड़ उछालेंगे उतना ही कमल खिलेगा। तो देखिए, लगातार बजट सफारी का सफर जारी है। लगातार पॉलिटिकल पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री के लोग जुड़े हुए हैं। बीके शर्मा हमारे साथ ही लगातार जुड़े हुए हैं। बीके जी लगातार इस सफर को जारी रखेंगे, आगे बढ़ाते हैं। तो आपने देखा कि एक यादगार सफर था और बजट सफारी का ये अभिनव प्रयोग किया गया था A1 न्यूज की ओर से। और इस सफर में हमारे हम सफर बने हैं राजनेता और तमाम उद्योगपति, व्यापारी, महिला संगठन। तो इन लोगों ने सबने इसको एंजॉय किया। संक्षेप में छोटा छोटी बात कर लेते हैं। कृष्णा जी, ये अनुभव कैसा रहा? आप इसके बारे में बात करें तो राजनीतिक आरोप काफी हुए। अनुभव अच्छा था, लेकिन मैं जनता को कहना चाहती हूँ कि जो बीजेपी के नेता हैं वो झूठ के स्कूल में पढ़ के आते हैं। उनको ज्यादा आप गौर से मत देखिए, गौर से मत सुनिए। और आपने पिछला बजट देखा है, वो हमने इम्प्लीमेंट किया है। और अगला बजट निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता को कहती हूँ कि आप लोग निश्चित रहिए, राजस्थान का बजट आपके अपना बजट आ रहा है। बच्चे को बोलना आ गया, लड्डू बन रहे हैं इसलिए। तो यहाँ देखेंगे कि ये काफी जो चर्चा है, काफी गर्म चर्चा हो रही है। और जिस तरह से जो राजनीति में यहाँ पर आप देखेंगे एंजॉय भी किया जा रहा है। साथ साथ में आप ये दृश्य हमारे साथी दिखाएंगे कि इस तरह से, क्योंकि ये कांग्रेस और बीजेपी सभी लोग हैं। और साथ में देख सकते हैं संस्कार, देखिए, मतलब हम मोदी जी कह रहे हैं, उधर से देखिए संस्कार देखो। बीजेपी के ये संस्कार हैं, इनके नेताओं के ऐसे संस्कार हैं कि वो नेताओं के साथ कैसा शब्दों का प्रयोग करे, ये इनके संस्कार हैं। तो ये क्योंकि हमेशा राजनीतिक मंच पर आरोप प्रत्यारोप पक्ष और विपक्ष की ओर से रहते हैं, लेकिन A1 न्यूज ने प्रयास किया था कि एक मंच पर सभी राजनीति के लोग, सरकार के प्रतिनिधि, विपक्ष के प्रतिनिधि सभी आए। और ये हमारा प्रयोग सभी ने सराहा, सभी ने इसको एंजॉय किया है, सभी ने आनंद लिया है। और यहाँ इस बस का ये सफर था हमारा। ये आमतौर पर जो लोग जंगल में सफारी करते हैं, डेजर्ट सफारी करते हैं, उन्होंने बजट सफारी का आनंद लिया यहाँ। और अलग अलग जगह के लोग हैं, इनके लिए भी ये अनुभव बेहतरीन रहा। और आप देखेंगे कि जहाँ से हमारा ये सफर शुरू हुआ था, ये यहाँ स्टैचू सर्कल पर हम पहुँचने वाले हैं, जहाँ से ये सफर शुरू हुआ। अब ये यहाँ हम हमारे अंतिम पड़ाव पर हैं। ये सफर अब हमारा ये आखिरी दौर पर पहुँच चुका है। और एक शानदार
अनुभव यहाँ पर रहा है, सभी ने इसको सराहा है, क्योंकि ये पहली बार A1 न्यूज ने बजट से पहले बजट सफारी का ये आयोजन किया और जिस तरह से बस में व्यवस्थाएं की गई थी और जिस तरह से एक ही जगह पर बैठकर कांग्रेस बीजेपी के साथ अलग अलग उद्योग और व्यापार के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने बात की, चर्चा की, अपनी उम्मीदें जताई, तो वो एक अभिनव प्रयोग हमारी ओर से किया गया था, जिसको भरपूर सराहना मिली है। आज देखेंगे कि ये पूरे चरम पर है, ये जो बहस है, जो चर्चा है बजट के ऊपर वो की जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक खास इंतजाम किए हैं। शाम का जब हमने शुरुआत की थी तो शाम होने वाली थी, लेकिन अभी शाम हो गई है और बाहर का भी ये नज़ारा दिखाएंगे। अभी ये आखिरी पड़ाव में है। हम देखेंगे कि जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं पर ये अब आखिरी पड़ाव पर है और आप देखें कि जो हमारे साथी थे, हम सफर थे। कृष्णा जी एक मिनट, एक कमेंट आखिरी, आपको कैसा अनुभव रहा है? देखिए, आपका एक नया प्रयोग ये था, इसके लिए आपको मैं बधाई देती हूँ। और चूंकि आज बजट पे ये आपकी डिबेट थी, तो मैं फिर से राजस्थान की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपकी अपना बजट कल आ रहा है। आप ऐसे कैसा अनुभव रहा? देखिए, जो आपका चैनल ये लेके आया है कि बजट पे बात ओपन डिबेट करवाने की जो बात की है, ये आपके चैनल का बहुत अच्छा काम है। और इसमें जो अच्छी अच्छी बातें सामने आई हैं, कुछ जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनको हल्ला मचाने की आदत है, वो हल्ला थोड़ा मचाया है, बाकी उसके अलावा सब चीजें ठीक से बात हुई हैं। और ये आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रशांत जी, A1 न्यूज के इस प्रयास के लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा इवेंट भी रहा। और लोकतंत्र की खासियत है, आपने बीजेपी वालों को भी बुलाया, कांग्रेस की, उनके भी व्यूज जाने, हमारे भी जाने। जो विरोधाभास था वो भी क्लियर हुआ। आई थिंक ओपिनियन दोनों साइड लेना चाहिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। लक्ष्मीकांत जी, कैसा अनुभव रहा है? देखिए, बड़ा अच्छा अनुभव रहा। मैं तो कुछ बातचीत मेरे कांग्रेस वाले साथियों से हो रही थी, वो बड़े इस बात से प्रसन्न थे कि हमारा पप्पू बोलना सीख गया, हमारा पप्पू चलना सीख गया। ये जनता देख रही है और आने वाले समय के अंदर राजस्थान की जनता इनकी पोल खोल जान चुकी है। 4 साल के अंदर आपस की लड़ाई झगड़े के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। राजस्थान की जनता आने वाले चुनाव के अंदर A1 न्यूज का जो प्रयास था, A1 न्यूज का ये बहुत अच्छा प्रयास है। एक जाजम पे बिठाकर सारे उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिकल लोग और सबको इन्होंने एक जाजम पे बिठाकर जो बातचीत करी, उनके विचार सुने, निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है। और आगे भी आप इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहेंगे और हम लोगों को बुलाते रहेंगे। थैंक यू। विमल जी, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सुंदर सफर रहा। निश्चित रूप से बजट पर एक अच्छी चर्चा हुई और इस प्रकार की सकारात्मक चर्चा से निश्चित रूप से राजस्थान की जनता का भला होने वाला है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मैं A1 टीवी के सभी साथियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भारत। आप क्या कहेंगे? कैसा अनुभव? देखिए, A1 टीवी ने जिस तरह से बस के सफर में जल, जंगल, जमीन और जनता से उठे हुए मुद्दे जो उठाए हैं वो सारी जनता ने देखे। और A1 चैनल को मैं बहुत बधाई दूंगी। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि आप जमीन से उठ करके, जमीन पर चलते हुए आपने जनता के मुद्दों पे प्रश्न उठाए और विधानसभा के सामने जाकर के उन विधायकों को आईना दिखाने का प्रयास किया कि अब आपको 4-6 महीने बाद जनता के सामने जाना है। तो ये बजट क्या लोक लुभावन होगा, क्या वादे होंगे, या सिर्फ प्रचार मात्र होगा? थैंक यू मैडम। आप बाबूलाल जी, कैसा अनुभव रहा? हमने एक पहला प्रयास किया था इस तरह से। देखिए, बहुत ही बधाई A1 न्यूज़ को। और जो इस तरह के प्रयास हैं वो निश्चित रूप से एक आधुनिक तकनीक का जो उपयोग है वो आपने किया है और आप प्रशंसा के पात्र हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि जो बजट जो आ रहा है कल और उसका जो काउंटडाउन चल रहा है, उसमें एक कड़ी आपने भी जोड़ दी है कि यहाँ के जो कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, स्टेट के हैं और दूसरे लोगों के हैं, उन सब लोग और इंडस्ट्री के हैं, ट्रेड के हैं, ये सभी लोग इसमें जुड़े और अपनी अपनी बातें कही। और मैं मान के चलता हूँ कि सकारात्मक ये जो आज का रहा है वो बहुत ही बढ़िया रहा। 40 अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल जी हमारे साथ है। सुरेश जी, कैसा अनुभव रहा? संक्षेप में आप कहिए, A1 का ये प्रयास कैसा लगा? A1 टीवी को इसके लिए धन्यवाद और शानदार प्रयास। मैं समझता हूँ इस तरह के प्रयास रेगुलर रहने चाहिए और अपने आप में एक अद्भुत, बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद।
थैंक यू। आनंद जी कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। शहर की पूरे शहर में घुमाई भी कराई और नेताओं से वार्तालाप, आपस में कांग्रेस बीजेपी की काफी झड़पें भी हुई। और सरकारें तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, घोषणाएं ऐसे ही करती रहती हैं, लेकिन नतीजा कुछ निकलता नहीं है इन बजट। आप बताइए सर, कैसा अनुभव रहा A1 टीवी के प्रयास को, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया अनुभव रहा साहब। आपने सारे व्यापारियों को, नेताओं को, सबको एक साथ जोड़ा। हमारी ओपिनियन में बहुत बड़ा अनुभव रहा है। हमारी हर साल हर बार आप लोग ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते रहे, सब व्यापारियों को। क्या कहेंगे गिरधारी जी? सर मजा आ गया आपके आज जयपुर भ्रमण के दौरान। आपने जो मोरारकर जी क्या कहेंगे? नहीं, आपने जो बस पे बजट का जो प्रोविजन ये रखा है कार्यक्रम, ये बहुत ही अद्भुत है। मनभेद हो सकते हैं, लोगों में अलग अलग पार्टी से आ सकते हैं, अलग अलग व्यापार से आ सकते हैं, लेकिन बस एक आम जनता को रिप्रेजेंट करती है और इस पर आपने सबको बिठाकर बजट पर बहस करवाई है, बहुत ही उत्तम। तो दीपक, यहाँ आपने देखा कि सभी ने, राजनीति के से जुड़े लोगों के साथ साथ में उद्योग और व्यापार के प्रतिनिधियों ने इस बजट का आनंद लिया है और बजट सफारी का आनंद लिया है। A1 न्यूज का अनूठा ये प्रयास था और सबने इसको एंजॉय किया है, सबको अच्छा लगा है। तो A1 न्यूज जिस तरह से अभिनव प्रयोग करता है उसको लगातार जनता की ओर से सराहना मिल रही है और ये भी हमारा इसी तरह का प्रयास है जिसको सबने जमकर सराहा है, इसका आनंद लिया है। दीपक, चलिए बीके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मनोहर का और दिनेश, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े रहे। और हमारी इस खास पेशकश बजट सफारी में इतना ही। आप देखते रहिए A1 न्यूज। नमस्कार।